सभी को। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रेड फर्स्ट के लिए, ग्रेड सेकंड और रीट के लिए, या ये कहें कि भारत में जितने प्रकार की जो शिक्षक की भर्ती के जवाहर नवोदय विद्यालय है, चाहे ईएमआरएस है, जहाँ भी साइकोलॉजी आ रहा है, जहाँ भी अधिगम का टॉपिक आ रहा है, वहाँ पे अधिगम से संबंधित एक क्वेश्चन आपके 100% आता है। तो आरपीएससी व्याख्याता भर्ती फर्स्ट ग्रेड में इसका कम से कम एक क्वेश्चन निसंदेह आता ही आता है, लेकिन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन जो आते हैं वो बड़े आपको ध्यान दिमाग वाले ऐसे क्वेश्चन आपको अपने आप पे एक लर्निंग के रूप में सीखना होगा, और अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में मान के चलेंगे तो आपका क्वेश्चन सही होने का पूरा पूरा चांस है। आइए हम देखते हैं हमारा टॉपिक अधिगम। अधिगम यानी लर्निंग। लर्निंग इसमें हम देखेंगे तो दो भाग में देखेंगे। पहले भाग में हम देखेंगे अर्थ, परिभाषा और विशेषता, और सेकंड भाग में देखेंगे व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, निर्मितवाद, सिद्धांत और इसके निहितार्थ। अधिगम, अधिगम किसको कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है क्या? सीखना, यानी सीखना यानी लर्निंग। यहाँ पे आपके ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन के अधिगम भी क्वेश्चन आ सकता है। अधिगम की विशेषता या सीखने की विशेषता दोनों एक ही बात होगी। यहाँ पे अधिगम का मुख्यतः अर्थ यदि हम देखें तो इसका मतलब है सीख। जैसे एक बच्चा सीखता है, अधिगम कौन कर रहा होता है? एक बच्चा क्लास के अंदर बैठा होता है, बच्चा क्लास के अंदर बैठा बैठा सीख रहा होता है, यानी वो लर्निंग कर रहा होता है। लर्निंग के वहां पे शिक्षक की महत्वपूर्ण हो सकती है, शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इससे पहले उसके जो व्यक्तिगत जो कारक होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चा स्वयं सीखने के लिए तैयार है क्या हम ये मान के चलते हैं बच्चे के सीखने की जो सबसे अच्छी विधि है वो स्वयं करके सीखना है। लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चे को सक्रिय रखती है, एक्टिव रखती है, बच्चे को तत्पर रखती है सीखने। तो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करनी होती है। व्यवहार में वांछित या अपेक्षित स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। यानी इसका मतलब अधिगम जब भी होगा व्यवहार में परिवर्तन होगा, और जब व्यवहार में परिवर्तन होगा चाहे वो परिवर्तन स्थायी परिवर्तन के रूप में होगा। आपके ऑप्शन में पहले भी आया हुआ है, दोबारा भी आ सकता है। यानी अधिगम किसी भी बच्चे के, मान लीजिए एक सिंपल सी कंसेप्ट आपने देखा होगा, कई बार लोग ऐसे उदाहरण देते हैं, यार आप कक्ष में क्या सीखे, यानी यदि आपने नहीं सीखा है इसका मतलब आपके व्यवहार में परिवर्तन ही नहीं हुआ। जैसे कई बार आप उदाहरण देते हैं कि शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति, यार आप शिक्षित हो गए लेकिन आप लगते नहीं है शिक्षित, इसका मतलब उसने शिक्षा तो ली है लेकिन शिक्षित होने के कारण उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है, इसलिए आप कह देते हो कि शिक्षित तो हो लेकिन अशिक्षित जैसा व्यवहार कर रहे हो। इसका मतलब यदि आप शिक्षित हुए हैं तो आपके व्यवहार में भी वैसा परिवर्तन होना चाहिए। इसका मतलब अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है, उसे ही अधिगम कहा जाता है। अधिगम प्रशिक्षण के माध्यम से आप प्रशिक्षण देके अधिगम को बढ़ा सकते हैं। अनुभव होना बहुत जरूरी है, बढ़ा सकते हैं। अभ्यास के द्वारा अधिगम को लाया जा सकता है। अधिगम प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास के द्वारा सिखाया जा सकता है, लर्निंग की जा सकती है। हिलगॉर्ड ने क्या कहा, यहाँ पे डेफिनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना, हर बार यहां से कोई न कोई एक डेफिनेशन आ रही है। हिलगॉर्ड ने क्या कहा है, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। यानी आपको जो भी नई परिस्थितियां दी जा रही है उस नई परिस्थिति में अपने आप को वैसा ही एडजस्टमेंट कर लीजिए, यही अधिगम है। आप किसी नई जगह जाते हो, आप कहीं नए, जैसी आपका सर्विस लगती है, सर्विस लगने के बाद आपको नया स्कूल मिलता है, आप नई जगह जाते हैं, उसके अनुसार आपने आपको अनुकूलित कर लेते हैं, वहां की चीजें सीख लेते हैं, वही अधिगम है। यानी नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है, ये हिलगार्ड ने कहा है। वुडवर्थ, आईवी क्वेश्चन है ये ऑप्शन में। वुडवर्थ, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यानी एक विकास की प्रक्रिया के रूप में है, ये ध्यान रखना। अधिगम एक प्रोसेस है, अधिगम एक परिणाम या उत्पाद नहीं है, ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है। अधिगम एक उत्पाद या परिणाम नहीं है, अधिगम तो एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से सीखा जाता है। अनुभवों में वृद्धि, अनुभवों में वृद्धि ही अधिगम है। यानी सीखना आपके विकास की प्रक्रिया है, जब आप सीख रहे होते हैं, आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है, अनुभवों में आपके वृद्धि हो जाती है, आपके जो पहले कम अनुभव थे वो ज्यादा अनुभव होने लग जाते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा, आप लोग कहते हैं कि हम ऐसे
अनुभवी डॉक्टर के पास चलते हैं, जिस बहुत ज्यादा सालों से, यानी डॉक्टर, वकील ये और टीचर, जिसमें इन लोगों ने जितना ज्यादा अनुभव लिया होगा उतना ही परफेक्शन होगा उसमें, यानी उतना ही ज्यादा सीखा होगा उन्होंने। इसका मतलब सीखने में अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो ने कहा है आदत, ज्ञान, अभिवर्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। ये डेफिनेशन भी आई हुई है, आदत में, ज्ञान में और आपकी अभिवर्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है कि आपकी आदत, ज्ञान और अभिवर्तियों में यदि आप कुछ अर्जन करते हैं तो वो आपका अधिगम हो रहा है। गेट्स तथा अन्य ने प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा, वापस आ रहा है, अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यानी प्रशिक्षण और अनुभव से आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं, दैट मीन्स ये लर्निंग हो रही होती। इनर, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी हुई है, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है। व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया, यानी आगे बढ़ने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया ही अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है, यानी उत्तरोत्तर आप सामंजस्य, एडजस्टमेंट और ज्यादा करना सीख जाते हैं, जैसे अनुकूलित जो परिस्थिति हो जाती है अधिगम है, ऐसे ही व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही, देखिए वापस फिर वही, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये गिलफोर्ड ने लिखा है। यानी किसी व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, अधिगम है। इसका मतलब आप मान के चलिए कि अधिगम में एक तो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, ये 100% आपके ऑप्शन में मिल सकता है। अधिगम यानी व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह प्रशिक्षण से हो सकता है, यह अनुभव से हो सकता है, यह अभ्यास से हो सकता है। इस अधिगम से आपका विकास होगा, उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, ज्ञान का अर्जन होगा। ये सारी परिस्थितियां बन रही है किसमें? अधिगम में। यही ऐसे ऑप्शन आपके लगातार आएंगे। पील महोदय ने क्या लिखा है? व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है। देखिए परिवर्तन यानी चेंज जरूर होता है कुछ न कुछ, और ऐसा ही पील ने कहा है कि व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है, जो वातावरण में परिवर्तन के अनुसरण में होता है। वहां जैसा वातावरण है उस वातावरण के अनुसार ही उसमें इस प्रकार का अधिगम होना शुरू हो जाता है। टिली व लेविस के अनुसार अभ्यास या अनुभूति से, यानी वापस वही आ रहा है, अभ्यास, अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन सीखना है, लर्निंग है। यानी आप अभ्यास से, अनुभूति से व्यवहार में कोई भी परिवर्तन करते हैं तो अधिगम है। पावलोव के अनुसार अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। यानी पावलोव ने कहा कि आप अनुकूलित कोई क्रिया करते हैं, उस अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आपकी आदत वो बन जाती है, इसका मतलब अब ये आपको अधिगम हो चुका है। कुल मिला के आदत निर्माण की क्रिया पावलोव के अनुसार जब अनुकूलित क्रिया होगी और बार बार अनुकूलित क्रिया होगी तो आपकी आदत बन जाएगी, और ये आदत बनना ही अधिगम है, यह पावलोव महोदय ने कहा है। हिलगॉर्ड एवं एटकिंसन ने क्या कहा है कि पुराने अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। इसका मतलब हमने पहले भी कहा कि जहां भी अधिगम होगा वहां स्थायी परिवर्तन, कैसा परिवर्तन होगा? स्थायी परिवर्तन होगा। और हिलगार्ड और एटकिंसन ने इस बात को अपनी परिभाषा में दिया है कि पुराने अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। बॉल्विन ने क्या कहा है? पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा सुधार अधिगम है। आपने पहले जो भी व्यवहार बना रखा है, मान लीजिए एक अशिक्षित व्यक्ति है, उसका व्यवहार अलग है, तो अपने अब अनुभवों के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से अनुभवों में अपने सुधार कर लेता है, एक अधिगम हुआ। क्रॉनबेक के अनुसार सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। यानी जो भी लर्निंग होगी वो अनुभव, ये देखिए बार बार अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, आपके इस प्रकार के स्थायी परिवर्तन, यानी ये कुल मिला के यदि निष्कर्ष के रूप में हम कहेंगे तो ये सारी चीजें क्या होगा? अधिगम होगा। सीखना
अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी सीखना कुछ नहीं है, अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में जो चेंज लाते हो वही क्या है, वही सीखना या अधिगम है। अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस। हिलगॉर्ड के अनुसार अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्रिया प्रारंभ होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी अधिगम एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा क्रिया प्रारंभ होती है। और हिलगॉर्ड की किताब का नाम था थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ये वैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है रीट में किसी में। हिलगॉर्ड की किताब का नाम थ्योरी ऑफ लर्निंग, इनकी किताब का नाम है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी क्रिया होगी वो प्रारंभ होगी। किताब का नाम है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ये हिलगॉर्ड की किताब का नाम है जिसमें उन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को दिया है। स्मिथ के अनुसार अधिगम प्रक्रिया में चालक, लक्ष्य व लक्ष्य के अवरोधक होना आवश्यक। यानी अधिगम प्रक्रिया में चालक ड्राइव होगा, एम होंगे और कोई न कोई उसका अवरोधक या बैरियर होगा। तो कुल मिला के स्मिथ महोदय के अनुसार इसने कहा कि एक तो चालक होना जरूरी है, दूसरा लक्ष्य होना जरूरी है और तीसरा लक्ष्य में अवरोधक होना जरूरी है। तो क्वेश्चन आ जाए, स्मिथ महोदय के अनुसार अधिगम में निम्न में से कौन सी एक चीज होना आवश्यक नहीं है? तो ये तीन चीज तो होना आवश्यक है, चालक होना, लक्ष्य होना और लक्ष्य में अवरोधक होना। चौथा वो ऑप्शन में कुछ भी आपको दे सकता। स्मिथ की पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी इन टीचिंग। ये स्मिथ महोदय की किताब का नाम है आवश्यकता। इन्होंने एक इस प्रकार की साइकिल दी है, चक्र दिया है कि सबसे पहले आवश्यकता या प्रेरक होगा, आवश्यकता होगा तो ही बच्चा सीखना शुरू करता है। और जब आवश्यकता होती है तो वो तत्परता दिखाता है। क्या करेगा? तत्परता दिखाएगा। जैसे ही तत्परता दिखाएगा अधिगम परिस्थिति क्रिएट होगी। यानी परिस्थिति और परस्पर क्रिया, वहां की जो कंडीशन होगी वो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ एक्शन करेगी। जब अधिगम परिस्थिति होगी वहां आपको कुछ नया अनुभव करने को मिलेगा। नया अनुभव करने को मिलेगा इसका मतलब आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। और ये व्यवहार में परिवर्तन जब स्थायित्व को प्राप्त करता है तो ये क्या हो जाता है? ये अधिगम हो जाता है। यही अधिगम प्रक्रिया है। यानी स्मिथ महोदय के अनुसार सबसे पहले आपके सामने आवश्यकता आएगी, जैसे ही आवश्यकता आएगी उसके बाद तत्परता आएगी, तत्परता के बाद आपकी अधिगम की परिस्थिति होगी। अधिगम परिस्थिति आते ही आप कुछ नया अनुभव करना शुरू करेंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति नया अनुभव करना शुरू करता है इसका मतलब अब उसके व्यवहार में परिवर्तन होना शुरू होता है। और जब ये व्यवहार में परिवर्तन स्थायी हो जाता है इसका मतलब अब आपका अधिगम हो चुका है। यही अधिगम की प्रोसेस स्मिथ महोदय ने कही। और इन्होंने तीन चीजें इंपॉर्टेंट बताई कि चालक, लक्ष्य और लक्ष्य में अवरोधक होना। किसी भी अधिगम प्रक्रिया में ये तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लें। क्वेश्चन आ सकता है स्मिथ महोदय के अनुसार अधिगम में निम्न में से कौन सी चीज या लक्ष्य होना जरूरी नहीं है? तो ये तीन को तो होना जरूरी है, इसके अलावा चौथा वो कुछ भी आपके ऑप्शन में दे सकता है। स्मिथ के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के 3 सोपान बताए हैं। स्मिथ महोदय ने इस अधिगम प्रक्रिया के 3 सोपान बताए। पहला सोपान उसने बताया अभिप्रेरक या चालक, यानी ड्राइव। ड्राइव का मतलब ये हो गया व्यवहार को शक्ति प्रदान करना व क्रिया करने के लिए प्रेरित करना। यानी किसी भी प्रकार से जो आप व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार को शक्ति प्रदान करने और क्रिया कराने के लिए प्रेरित जो करता है वो उसका अभिप्रेरक या चालक यानी ड्राइव होता है। कोई भी इस प्रकार का ड्राइव जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करे, तो विप्रेरक या चालक का मतलब है आपको प्रेरित करने वाली वस्तु, प्रेरित करने वाली स्थिति ही चालक या ड्राइव है। लक्ष्य या उद्देश्य, एम, ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य या उद्देश्य जितने स्पष्ट होंगे सीखने की अभिलाषा उतनी प्रबल होगी। इसलिए कहा गया है कि आपका अपना लक्ष्य बहुत सटीक बना के रखिए, आपके उद्देश्य बहुत सटीक होंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति, जब आपका लक्ष्य अगर लगता है कि आपको ग्रेड फर्स्ट नौकरी प्राप्त करनी है, केंद्रीय विद्यालय में लगना है, नवोदय विद्यालय में लगना है, ईएमआरएस में लगना है, रीट के थ्रू आपको ग्रेड थर्ड लगना है, आपका लक्ष्य यदि क्लियर है तो आप सीखना यानी आप तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने जो चालक है वो बिल्कुल स्पष्ट है, लक्ष्य उद्देश्य आपके जो हैं वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। तो लक्ष्य या उद्देश्य स्पष्ट होंगे तो उतना ही सीखने की अभिलाषा बढ़ जाती है, प्रबल इच्छा होती है सीखने की। और तीसरा है रुकावट या बाधा। तो ये तीसरा है, तो ध्यान रखें
अधिगम परिस्थिति के अंदर इन्होंने जो 3 सोपान बताए हैं, उसके अनुसार पहला आपका चालक है, दूसरा आपका लक्ष्य है, चालक यानी प्रेरित करने की स्थिति, लक्ष्य यानी स्पष्ट होनी चाहिए, और तीसरा इन्होंने बताया है बाधा, बैरियर, रुकावट, कठिनाई, यानी रुकावट या बाधा नहीं होने से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन व नवीन ज्ञान की आकांक्षा ही नहीं हो। यानी कई बार यह कहा गया है कि अधिगम के लिए बाधा बहुत जरूरी है, अधिगम के लिए रुकावट बहुत जरूरी है, अधिगम के लिए कठिनाई बहुत जरूरी है, क्योंकि जब रुकावट, बाधा या कठिनाई आएगी तो आप सीखने के लिए और ज्यादा तत्पर हो जाएंगे, और ज्यादा लालायित हो जाएंगे। इसलिए कई बार इस प्रकार की जब बाधाएं, रुकावट, असफलता, फेल, ये सब आता है तो आपको और तत्परता के साथ लगना चाहिए। इसका मतलब अब आपकी सफलता बहुत नजदीक आपके पास आ चुकी है, क्योंकि सफलता से पहले हो सकता है असफलता आए आपके पास। सफलता और असफलता ये दो ही तो चीज है जिनके लिए आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन असफलता, बाधा और रुकावट आने से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अधिगम में ये स्मिथ महोदय ने इसको महत्वपूर्ण माना है। अधिगम के 3 फेज, सीखने या अधिगम की तैयारी। पहला फेज है अधिगम की तैयारी, यानी सीखने के लिए आप तैयार होते हैं। दूसरा है अधिगम अर्जन व व्यवहार में प्रकटीकरण, आप अधिगम को ग्रहण करते हैं और व्यवहार में अपने प्रकट करते हैं। और अधिगम का स्थानांतरण। ये अधिगम के 3 फेज इस प्रकार से स्मिथ महोदय के अनुसार जो बताए गए हैं, सीखने और अधिगम की तैयारी, अधिगम अर्जन और व्यवहार में प्रकटीकरण, और अधिगम का स्थानांतरण वहां पे बाद में होता है। अधिगम के सोपान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक दो बार इसमें से ग्रेड फर्स्ट में क्वेश्चन आए हुए सीधा सीधा। थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक ने अधिगम के जो सोपान बताए हैं वो 8 सोपान बताए हैं। पहला इन्होंने कहा कि आवश्यकता या अभिप्रेरणा या प्रेरक या नीड या चालक होना चाहिए। इसका मतलब थॉर्नडाइक के अनुसार सबसे पहले जो जरूरी कहा है वो आवश्यकता को कहा है, अभिप्रेरणा को कहा है, चालक कहा है, प्रेरक कहा है। ऐसा स्मिथ ने भी कहा था, ऐसा थॉर्नडाइक ने भी कहा है। दूसरा इन्होंने लक्ष्य और उद्देश्य कहा है। तीसरा इन्होंने बाधा या तत्परता कहा है। और ये तीनों के तीनों स्मिथ ने भी बताए हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्मिथ और थॉर्नडाइक के अनुसार बताए गए अधिगम के 3 जो महत्वपूर्ण सोपान हैं वो कौन कौन से हैं जो सेम है? पहला चालक सेम है, दूसरा लक्ष्य सेम है, और तीसरा बाधा सेम है। ये थॉर्नडाइक ने भी बताए हैं और ये स्मिथ ने भी बताए हैं। क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है। चौथा अधिगम स्थिति या वातावरण, यानी लर्निंग की सिचुएशन बननी चाहिए। पांचवा अनुक्रिया या अंतःक्रिया, इंटरेक्शन होना चाहिए अधिगम के अनुसार। छठा समायोजन, एडजस्टमेंट होना चाहिए। सातवां व्यवहार में परिवर्तन, चेंज होना चाहिए। और आठवां स्थायीकरण, स्टेबलाइजेशन होना चाहिए, एक स्थायी भाव हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि अधिगम के सोपान का सही क्रम क्या है। ये वैसे क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, जहां पे आपके सामने 8 इस प्रकार के सोपान दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने 4 ही सोपान दिए थे। और वो सोपान, पहला सोपान था आवश्यकता या अभिप्रेरणा, दूसरा था लक्ष्य या उद्देश्य, तीसरा था बाधा, चौथा था उसमें अंतःक्रिया। तो ये सही सोपान पहला आवश्यकता, अभिप्रेरणा, प्रेरक, ये कुछ भी हो सकता है। दूसरा लक्ष्य या उद्देश्य होगा, तीसरा बाधा या तत्परता होगा, चौथा अधिगम स्थिति वातावरण होगा, पांचवा अनुक्रिया या अंतःक्रिया होगा, छठा समायोजन होगा, सातवां व्यवहार में परिवर्तन होगा, और आठवां स्थायित्व होगा या स्थायीकरण होगा। इसको इसी रूप में आप 100% याद कर लीजिए, दोबारा भी आ सकता है। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के सोपान, या सीधे भी 4 सोपान पूछ लेते हैं और उनका जो रूप पूछा जाता है कि सही क्रम में कौन से हैं, सही क्रम में इस रूप में आपको जमाने होंगे। अधिगम की प्रकृति या विशेषताएं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो आपका रीट हो, ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे एचटेट हो, सीटेट हो, आपके अनेकों प्रकार के एग्जाम यहां से बनते हैं और प्रत्येक लाइन अपने आप में क्वेश्चन। अधिगम की प्रकृति या विशेषता, और कई बार आता है निम्न में से अधिगम की प्रकृति कौन सी नहीं या विशेषता कौन सी नहीं। तो आइए देखते हैं विशेषता है कौन सी। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है, यानी एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिगम एक परिवर्तन है, एक चेंज के रूप में होता है।
अधिगम व्यवहार में प्रगतिशील सुधार की प्रक्रिया है, यानी व्यवहार में सुधार करता है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया, यूनिवर्सल है, प्रत्येक जगह होती है। अधिगम व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है, ये ऑप्शन आ सकता है। अधिगम को व्यक्तिगत भी माना गया है और सामाजिक भी माना गया है। सीखना अधिगम सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है, ये दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं। अधिगम व्यक्तिगत पर्सनल इंडिविजुअल भी है और सोशल सामाजिक भी है। अधिगम सकारात्मक भी है, अधिगम नकारात्मक भी है। तो ये अधिगम की इस प्रकार की कुछ विशेषताएं जो चल रही है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, ये ऑप्शन में था। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है और लक्ष्य केंद्रित है, ये आ सकता है, दोबारा भी आ सकता है, पहले भी आया हुआ है। अधिगम को उद्देश्यपूर्ण क्रिया माना है, लक्ष्य केंद्रित क्रिया माना है। अधिगम सक्रिय है, वेरी वेरी, अपने आप में एक अलग क्वेश्चन, सिर्फ इतना सा, अधिगम की क्या विशेषता नहीं है? अधिगम निष्क्रिय है, अधिगम सक्रिय नहीं है, अधिगम सक्रिय है, अधिगम विशेष प्रकार से, इनमें से कोई दूसरा और ऑप्शन देते तो उसका एक ऑप्शन जो सही था वो था कि अधिगम सक्रिय क्रिया, बिल्कुल एक्टिव है। अधिगम सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया है, क्रिएटिव भी है, एक्टिव भी है और क्रिएटिव भी है। अधिगम विवेकपूर्ण इंसाइटफुल प्रक्रिया है, दिमाग से अपने आप अंदर के आपके विवेक के अनुसार सोचने समझने सीखने, रचनात्मकता, उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य केंद्रित क्रिया है। अधिगम उद्दीपन तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, कि आपका स्टिमुलस और जो रेस्पॉन्स होगा इसके बीच में जो भी संबंध, आपका स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच की जो संबंध होगा वो अधिगम है। अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक प्रक्रिया है, यानी अधिगम को ज्ञानात्मक भी माना है, भावात्मक भी माना है और क्रियात्मक प्रक्रिया भी माना है। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है, एक एडजस्टमेंट प्रोसेस है। अधिगम अपने आप में स्थानांतरण है, क्योंकि अभी हमने कहा था कि अधिगम का स्थानांतरण होता है, ये विशेषता इसकी अधिगम का, अधिगम को अपने आप में एक स्थानांतरण की प्रक्रिया भी माना है। अधिगम परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है, ये अपने आप में आपके ऑप्शन में आया हुआ है ग्रेड फर्स्ट में, कि अधिगम परिणाम नहीं है, अधिगम उत्पाद नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, अधिगम मात्र क्या एक माना गया, एक प्रोसेस माना गया इसको। अधिगम अनुभवों का संगठन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। अधिगम, हम बार बार कहा था कि अधिगम में अनुभव होना जरूरी है, इसलिए अधिगम को अनुभवों का संगठन कहा है। अधिगम एक नया कार्य करना या खोजना है, यानी आप एक नया काम करते हैं, नई खोज करते हैं, इसका मतलब एक अधिगम है। अधिगम जटिल है और संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अधिगम अनुभव द्वारा, ये वापस है, अधिगम अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम समस्या समाधान प्रक्रिया, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रक्रिया है, यानी अधिगम को समस्या समाधान की प्रक्रिया का है, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया का है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया का है, नया कार्य करने की प्रक्रिया है, अनुभवों का संगठन है, एक प्रक्रिया के रूप में है, जटिल है और अधिगम में सदैव अनुभव शामिल हो। तो ये थी अधिगम की वेरी वेरी 100%, कई बार सिर्फ अधिगम की विशेषताओं में से क्वेश्चन आता है। इसका मतलब अधिगम एक सार्वभौमिक है, अधिगम सार्वभौम में सभी जगह होता है, अधिगम में अनुभव निहित है, अधिगम में व्यवहार परिवर्तन होता है, अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित है, रचनात्मक है, अनुभवों का संगठन है, अधिगम एक नए अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, अधिगम एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक है, अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक है, अधिगम एक सक्रिय रचनात्मक है, अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक है, अधिगम समायोजन और स्थानांतरण की प्रक्रिया है। तो कुल मिला के अधिगम व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो सक्रिय रूप से किसी भी व्यक्ति में, सार्वभौम में प्रत्येक जगह पाई जाती है। यहाँ इन ये जो 20 विशेषताएं लिखी है तो बहुत अच्छे तरीके से देख लें। यहाँ पे आप बार बार अगर पुराने कई बार क्वेश्चन भी उठाओगे, देखोगे, तो यहाँ से आपका एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपके यहाँ बना हुआ है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ऐसे कौन से कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला है इंडिविजुअल कारक, पर्सनल और इंडिविजुअल जो फैक्टर्स है, तो किसी भी बालक के, व्यक्ति के, यहां से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और यहां से व्यक्तिगत कारक, किसी भी बच्चे के खुद के जो पर्सनल या इंडिविजुअल जो लर्नर है, उस लर्नर के इंडिविजुअल ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे अधिगम प्रभावित होता है। और इसमें पहला है अभिप्रेरणा, क्योंकि आपने देखा होगा
सबसे पहले चालक या प्रेरणा या आवश्यकता, यही तो अभिप्रेरणा है। और यदि ये नहीं होगी तो सीखना ही शुरू नहीं होगा। इसका मतलब यदि अभिप्रेरणा नहीं है तो सीखना शुरू होगा। स्टीफन क्या कहा है, अध्यापक के पास जितने भी साधन हैं उनमें प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टीफन कह रहा है कि अध्यापक के पास सिखाने से संबंधित जितने साधन हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कोई साधन है तो वो प्रेरणा या अभिप्रेरणा। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा को सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग जिस पे चलता हुआ बच्चा सीखता है वो अभिप्रेरणा है। अधिगम की शुरुआत अभिप्रेरणा को माना जाता है कि लर्निंग की जो शुरुआत होगी वो किससे होगी, अभिप्रेरणा से होगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा कैसा बन सकता है कि अधिगम की शुरुआत निम्न में से किससे होगी, अभिप्रेरणा से होगी, चालक से, प्रेरक से, प्रेरणा से, आवश्यकता से, नीड से, ड्राइव से। ये सारे ही अभिप्रेरणा के रूप है। अधिगम को सुनहरी सड़क भी कहा जाता है। अधिगम की सुनहरी सड़क जो है वो अभिप्रेरणा को माना जाता है, यानी एक सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए सुनहरी सड़क है जिस पे चला जा सकता है। अभिप्रेरणा अधिगम की शुरुआत करने का एक माध्यम माना गया है। अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति अभिप्रेरणा को माना गया कि यदि आप सीखना शुरू करते हैं, इसका मतलब पहली अनिवार्य स्थिति इसको माना गया है, अभिप्रेरणा को माना गया। अधिगम का सर्वोत्तम आधार अभिप्रेरणा को माना गया है कि अधिगम का सर्वोत्तम यदि कोई आधार होगा तो आधार अभिप्रेरणा होगी। कौन होगा, अभिप्रेरणा होगी। अभिप्रेरणा अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाइए, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करता है, अभिप्रेरणा। निम्न में से कौन सा कारक है जिसकी वजह से अधिगम शुरुआत होता है, अभिप्रेरणा। निम्न में से अधिगम का राजमार्ग कौन सा है, अभिप्रेरणा। निम्न में से अधिगम के लिए सुनहरी सड़क कौन सी है, अभिप्रेरणा। निम्न में से अभिप्रेरणा अधिगम का आधार कौन सा कारक बनता है, अभिप्रेरणा। यानी कुल मिला के व्यक्तिगत कारक में अभिप्रेरणा सर्वश्रेष्ठ है, जिसके बिना बच्चे बात नहीं करते हैं। इसका मतलब जब कक्ष में हम होते हैं तो हमें चाहिए कि हम उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन दें। मोटिवेशन देने से बच्चा सीखने की शुरुआत कर लेता। दूसरा है इच्छा शक्ति, विल पावर। अभिप्रेरणा के बाद सर्वाधिक प्रभावित करता है तो वो सीखने वाले की इच्छा शक्ति होती है। आप हम बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, सीखिए, पढ़िए, नौकरी लगिए, समाज और स्वयं में बदलाव कीजिए। लेकिन यदि बच्चे की स्वयं की इच्छा शक्ति नहीं है तो बहुत ज्यादा समय तक, लंबे समय तक वो चीज को नहीं कर पाता है। इसका मतलब अभिप्रेरणा के बाद यदि अधिगम को कोई प्रभावित करता है तो वो इच्छा शक्ति है। नंबर 2 कौन है, इच्छा शक्ति, विल पावर। जिस बच्चे की विल पावर जितनी अच्छी होगी वो बच्चा उतने ही अच्छी तरीके से अधिगम को करता है। तीसरा कारण है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल और मेंटल हेल्थ। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यानी सीखने वाले का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य यदि अच्छा होगा तो अधिगम भी बहुत सकारात्मक होगा। यानी ये दोनों बहुत अच्छे होंगे तो अधिगम भी बहुत अच्छा होगा। यदि किसी बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो अधिगम भी उसका उस रूप में ज्यादा अच्छा नहीं हो। नेक्स्ट है आयु व परिपक्वता, एज एवं मैच्योरिटी। परिपक्वता, यहां से कई बार क्वेश्चन आता है मैच्योरिटी होती क्या है। मैच्योरिटी एक आंतरिक सुधार प्रक्रिया है। आंतरिक सुधार प्रक्रिया ही परिपक्वता है। यह शारीरिक योग्यताओं का आंतरिक विकास है। यानी हम शारीरिक रूप से कहते हैं कई बार, यार आप ऐसा मैच्योर नहीं लग रहे हैं, यानी आदमी बड़ा हो गया, लेकिन आप कहते हैं मैच्योरिटी नहीं आई अभी तक इसमें। तो इसका मतलब मैच्योरिटी कोई ना कोई ऐसी चीज है तो उसकी एज के अनुसार उसमें आनी चाहिए थी, तो उसकी आयु उसके शरीर के अनुसार उसमें आनी चाहिए थी। यानी कई बार हम कहते हैं बच्चे के इस प्रकार के विशेष लक्षण देखते हैं, आजकल मैच्योर होने लग गए, मैच्योर दिख रहा है। यानी उसकी आयु के अनुसार उसका शरीर विकास कर रहा है, उसके आंतरिक गुण विकास कर रहे हैं, यही मैच्योरिटी। हिलगॉर्ड ने विकास में अधिगम व परिपक्वता को विवाहित जोड़े के समान साथ साथ चलने वाला कारक बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हिलगार्ड महोदय ने कहा है
कि जिस प्रकार से विवाहित जोड़े में दुल्हा और दुल्हन एक साथ साथ चलते हैं, उसी प्रकार से विकास की प्रक्रिया में अधिगम और परिपक्वता, कौन कौन, अधिगम, परिपक्वता यानी लर्निंग और मैच्योरिटी, लर्निंग व मैच्योरिटी, ये दोनों एक साथ चलते हैं। किस कंडीशन में, विकास की कंडीशन में। किसने कहा, हिलगॉर्ड ने कहा। तो हिलगॉर्ड ने कहा कि जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तब अधिगम और मैच्योरिटी दोनों एक साथ चलते हैं। अधिगम बढ़ता है, मैच्योरिटी बढ़ती है। जैसे एक नवविवाहित दुल्हा दुल्हन साथ साथ चलते हैं, वैसे ही अधिगम और परिपक्वता भी दोनों एक साथ साथ चलते। परिपक्वता की विशेषताएं। परिपक्वता स्वचालित प्रक्रिया, परिपक्वता वंशानुक्रम पर आधारित है, परिपक्वता वृद्धि और विकास है, और परिपक्वता वृद्धि की पूर्णता है। ये यहां से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। परिपक्वता की विशेषता क्या नहीं है, तो जो विशेषताएं हैं वो ये है कि परिपक्वता स्वचालित है, अपने आप चलती है। परिपक्वता वंशानुक्रम पर आधारित है, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया ही परिपक्वता है। और जब वृद्धि की पूर्णता आती है, इसका मतलब परिपक्वता विकास की सुदृढ़ता है, यानी मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। जब किसी बच्चे का मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास की दृढ़ता आ जाती है उसकी, इसका मतलब वो बच्चा अब मैच्योर हो गया है। परिपक्वता आंतरिक सुधार की प्रक्रिया है, अधिगम का कारक है एक परिपक्वता। इसका मतलब परिपक्वता की ये कुछ विशेषताएं हैं कि परिपक्वता एक स्वचालित प्रक्रिया है, वंशानुक्रम पर आधारित है, वृद्धि और विकास है। वृद्धि की, जब किसी भी बच्चे की मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक वृद्धि पूरी हो जाती है, तब हम कहते हैं कि ये बच्चा मैच्योर हो गया। इसका मतलब मैच्योरिटी एक आंतरिक लक्षण है जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। ये अधिगम का एक कारक भी परिपक्वता हो सकता है। मैच्योर व्यक्ति, मैच्योर बालक अधिगम को भी अच्छे तरीके से करता। प्रति, मेमोरी, यदि तीव्र स्मृति है तो अधिगम भी तीव्र होगा, स्मृति उच्च है तो अधिगम भी उच्च होगा। इसलिए कई लोगों को आपने देखा होगा कि मेमोरी को बढ़ाने के लिए कुछ प्रकार के काम करते रहते हैं, ट्रिक्स लेते रहते हैं, खाने पीना भी याद रहे, बादाम खाते रहते हैं। इसका मतलब मेमोरी यदि किसी बच्चे की हो रही है, इसका मतलब लर्निंग भी वो अच्छे तरीके। रुचि, इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रुचि, रुचि कार्य की गति को प्रभावित करती है। यदि रुचि है किसी काम को करने के लिए तो अधिगम भी प्रभावित होता है। रुचि है तो अधिगम होगा, रुचि नहीं है तो अधिगम कम होगा, नहीं होगा, धीमे। संवेग, इमोशंस इंपॉर्टेंट। संवेग और अधिगम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी संवेग और अधिगम एक दूसरे को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। आकांक्षा, एस्पिरेशन, आकांक्षा यदि आपकी अधिक है तो अधिगम भी अधिक होगा। महत्वाकांक्षा यदि आपकी कुछ बनने की है तो आप सीखना भी शुरू करते हैं। इसलिए कहा गया है बच्चों की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, कुछ बनने की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, करने की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, उच्च पदों पे जाने की महत्वाकांक्षा होना चाहिए। जब महत्वाकांक्षा होती है तो आपका लर्निंग का लेवल बढ़ता है, लर्निंग की परिस्थितियां बढ़ती है और अच्छा अधिगम आप कर पाते हैं। अवधान, अटेंशन, कई बच्चों में ये नहीं होता अटेंशन। यदि आप ज्यादा समय तक किसी चीज पे अवधान, अटेंशन रख पाते हैं, इसका मतलब आप ज्यादा अधिगम कर पाते हैं। कुछ बच्चे एक एक दो दो मिनट के बाद ही डाइवर्ट हो जाते हैं, इसका मतलब अवधान नहीं है तो अधिगम भी नहीं होगा। चिंता, सामान्य चिंता अधिगम के अनुकूल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए क्या बात कही है, अगर आप थोड़ी सी साधारण चिंता करते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, बहुत अच्छी बात है, चिंता बच्चे को होनी चाहिए आगे बढ़ने की, लेकिन बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। सामान्य चिंता अधिगम के अनुकूल है, लेकिन उच्च चिंता प्रति का मतलब थोड़ी बहुत चिंता तो पढ़ने की होनी चाहिए। आज मैंने पढ़ा नहीं, मुझे पढ़ना है, लेकिन पूरे दिन ही चिंता करते रहे और पढ़े नहीं, बहुत ही प्रतिकूल। इसका मतलब चिंता भी अधिगम को प्रभावित करती है। सामान्य चिंता ठीक है, लेकिन उच्च चिंता ठीक नहीं। थकान, थकान में बच्चा कम सीखता है, थकान अधिगम को प्रभावित करती है। यदि थकान ज्यादा है तो अधिगम कम होगा। जीवन का उद्देश्य, लाइफ गोल, यदि आपके जीवन का उद्देश्य निश्चित है तो अधिगम उचित होगा। यानी कोई निश्चित आपके जीवन का उद्देश्य नहीं, आपको बनना क्या है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, क्या बनना है, आपको पता ही नहीं है, तो आप अधिगम करेंगे भी क्या, इसलिए आपका अधिगम भी नहीं होगा। तो आप, कई बार ये लगता है यार मैं क्यों पढ़ रहा हूं,
तो जो पढ़ा है वो भी याद नहीं होगा। तो मतलब जीवन का उद्देश्य सटीक है तो आप अधिगम भी अच्छे। अनुकरण व लिंग, अनुकरण व लिंग अधिगम को सबसे कम प्रभावित करते हैं। किसी भी बच्चे का जो व्यक्तिगत कारक में अनुकरण और उसका जो लिंग है, बॉयज और गर्ल्स, ये कोई बॉयज अच्छे पढ़ते हैं या गर्ल्स अच्छी पढ़ती है, इसका कोई विशेष तौर से अधिगम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो लिंग का कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा। नंबर 2, अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक संबंधी कारक, वो तो थे बच्चे के इंडिविजुअल कारक, जो लर्नर होता है उसकी वजह से। अब शिक्षक संबंधी कारक यानी अधिगम को शिक्षक संबंधी कारक भी प्रभावित कर सकते हैं। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षक के द्वारा यदि अच्छे तरीके से किया गया है, अधिगम अच्छा होगा। विषय वस्तु में शिक्षक की निपुणता और अधिकार है, अधिगम अच्छा होगा। शिक्षक का व्यक्तित्व और व्यवहार अच्छा है, अधिगम अच्छा होगा। शिक्षण विधि और कौशल शिक्षक ने उपयुक्त काम में लिए हैं, उचित समय पे उचित शिक्षण विधियां और जो शिक्षण के स्किल्स या कौशल वो शिक्षक काम में लेता है, अधिगम अच्छा होगा। शिक्षक का मानसिक मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, अधिगम अच्छा होगा। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है, अधिगम अच्छा होगा। शिक्षक को व्यक्तिगत विभेदों का ज्ञान है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से सीख सकता है, हर बच्चे को अलग अलग तरीके से सिखाया जा सकता है, अधिगम अच्छा होगा। यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक संबंधी कारक में ये बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, ध्यान से देखिए, यहां से भी। यानी विषय वस्तु पे शिक्षक का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, विषय वस्तु में शिक्षक की निपुणता और उस पर अधिकार होना चाहिए, शिक्षक का व्यक्तित्व और व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, शिक्षण विधि और कौशल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाना चाहिए, शिक्षक को व्यक्तिगत विभेदों का ज्ञान होना चाहिए और शिक्षक का संचार बहुत ही उपयुक्त होना चाहिए। प्रभावी संचार होने से, कम्युनिकेशन होने से अधिगम भी अच्छा होता है। इसलिए कक्षा कक्ष में जब आप शिक्षक बनेंगे तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना होगा कि बच्चे के अधिगम के लिए खुद शिक्षक भी कैसे जिम्मेदार है, उसकी खुद की इंडिविजुअल जो प्रक्रियाएं कारक जो भी जिम्मेदार है वो थे, लेकिन शिक्षक, शिक्षण विधि, विषय वस्तु, अधिकार, नेतृत्व, व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक की भाषा, संचार, कम्युनिकेशन, ये भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। कार्य संबंधी कारक यानी विषय वस्तु से संबंधित कारक भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कार्य संबंधी कारक, यानी कार्य की लंबाई अधिक है तो अधिगम कम हो जाएगा। यानी किसी काम को करते समय बहुत टाइम लग रहा है तो इसका मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है, समय ज्यादा, तो समय यदि बहुत ज्यादा तो अधिगम फिर में पड़ जाता है। तो कार्य की लंबाई होने से अधिगम कम होता है। कार्य की उपयोगिता ज्यादा होने से, कार्य यदि उपयोगी है तो अधिगम भी अधिक होगा। कार्य की रोचकता, काम करने में यदि रुचि है तो कार्य रोचक है तो अधिगम भी रोचक अधिक होगा। कार्य की कठिनाई, कठिनाई यदि काम करने में ज्यादा आ रही है, अधिगम कम हो जाएगा। कार्य की समानता, यदि कार्य बहुत समान है, पहले के कार्य और ये कार्य समान कार्य होने पे अधिगम जल्दी होता है। आपने पहले कोई पाठ पढ़ा पर्यावरण से संबंधित, अब आपका पहले पाठ आया था सामाजिक में, अब आपका पर्यावरण का पाठ आ गया विज्ञान में, दोनों लगभग सेम सही हैं, तो तुरंत आप इसको याद कर लेंगे। ऐसे ही जैसे आपने विभिन्न प्रकार की जो है पृथ्वी से संबंधित कोई बात ज्योग्राफी में भी आ रही है और आपके जियोलॉजी में भी आ रही है, तो दोनों में समान आने से, आप दोनों समान कार्य होने से अधिगम तुरंत किया जा सकता है। वातावरण संबंधी कारक यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी कारक भी है, जैसे भौतिक वातावरण यानी गर्म जलवायु, तापमान, अत्यधिक शोर, प्रकाश की कमी, ये सब अधिगम को कमजोर करते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो स्थान ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए और प्रकाश की कमी भी। सामाजिक वातावरण, परिवार, समाज, विद्यालय, ऑप्शन में आ जाए विद्यालय किस प्रकार का कारक है? विद्यालय हमारे लिए एक सामाजिक वातावरण का कारक है। सांस्कृतिक वातावरण, रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, ये भी हमारे अधिगम को प्रभावित करने का कार्य करती। विधि संबंधी कारक यानी अधिगम की तीन प्रमुख विधियां हैं, कौन कौन सी? अविराम और विराम विधि, फास्ट और स्पेस्ड मेथड। अविराम यानी बिना विराम के सीखना और विराम
यानी विराम देकर सीखना। तो अच्छा माना गया कि रुचि और लंबे समय तक अगर आपको पढ़ना है तो बीच बीच में आप विराम दीजिए। इसीलिए बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे गाइडेंस और काउंसलिंग करने वाले ये बताते हैं कि जब बच्चा लगातार पढ़ रहा होता है, जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो 1.5-2 घंटे के बाद ब्रेक लेना चाहिए। जब बच्चा कक्षा 12वीं तक होता है तो 1 घंटे के बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। यानी विराम विधि से पढ़ना चाहिए ताकि रुचि भी बनी रहे और लंबे समय तक वो उसको याद भी कर पाए। पूर्ण विधि और अंश विधि, होल और पार्ट। पूर्ण विधि का मतलब है पाठ को शुरू से अंत तक एक साथ पढ़ देना, पूरा पाठ चाहे 50 पेज का हो एक साथ पढ़ दिया भाड़े से। और अंश विधि, उस पाठ को थोड़े थोड़े पाठों में, पहले ऐतिहासिक, फिर सांस्कृतिक, फिर सामाजिक, फिर राजनीतिक, आर्थिक, तो ऐसे करके पढ़ा। तो ये जो अंश विधि से पढ़ा है वो ज्यादा समय तक याद रहेगा, अधिगम इसमें प्रभावी हो। अंश विधि, पाठ को विभिन्न भागों में विभाजित कर पढ़ना। बड़े पाठ छोटे बच्चों और मंद बुद्धि के लिए उपयोगी नहीं। तो इस प्रकार से ये जो है अंश विधि है, ये अंश विधि छोटे बच्चों के लिए और मंद बुद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी विधि मानी गई है। अभिप्राय और प्रासंगिक विधि, इंटेंशनल और इंसिडेंटल। अभिप्राय यानी व्यक्ति निश्चित उद्देश्य और अपनी इच्छा से सीखता है, यानी जैसे परीक्षा के समय बच्चा सीखता है। और प्रासंगिक, किसी कार्य को अपने आप सीखना, ये उसका प्रासंगिक हो गया। जैसे ही वो कहीं जा रहा है, देखा एक कार इस प्रकार की, एक नई कार उसको दिखाई दी और उसने देखा कि ये कार तो एक नई कंपनी की आई है, तो बिल्कुल उसको ऐसे ही लगा, उसको सीखने की जरूरत नहीं थी। उसको कोई चीज दिखाई दी, उसने सीख लिया कि यार कार ये तो एक नई मार्केट में बड़ी अच्छी है, इसके ये फीचर है, अच्छा ठीक है। ये प्रासंगिक था। परीक्षा के लिए सीखा उसने, वो सामिप्राय है, टेंशनली है। अधिगम की अन्य विधि, अधिगम की अन्य कौन सी है? करके सीखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लर्निंग बाय डूइंग। अधिगम की सर्वश्रेष्ठ सबसे महत्वपूर्ण विधि है। अधिगम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि यदि कोई है तो वो स्वयं करके सीखना विधि, स्वयं करके सीखना। ये एनसीएफ 2005 भी ये कहता है। और स्वयं करके सीखना बाल केंद्रित विधि है। बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड विधि है। जब हम टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ाते हैं तो किसी भी विषय में यदि बच्चे की बाल केंद्रित विधि है वो विधियां सबसे अच्छी होती है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में बच्चा जब स्वयं करके सीखता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जिसमें बच्चा स्वयं सक्रिय रहता हुआ सीखता है, स्वयं अपनी जो संज्ञानात्मक अवस्थाएं हैं उनका उपयोग करता है, बच्चा स्वयं अपने आप को तत्पर जिज्ञासु वहां पे बना के रखता है। इसलिए लर्निंग बाय डूइंग की मेथड्स अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी गई। डॉक्टर मैथ्स के अनुसार हम करके सीखते हैं, किलपैट्रिक के अनुसार करके सीखना सर्वाधिक अच्छा होता है। इसलिए किलपैट्रिक ने इस विधि को महत्वपूर्ण समर्थन दिया था। एनसीएफ 2005 भी विद्यार्थियों के अधिगम हेतु स्वयं करके सीखने को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी गतिविधि आधारित सीखना। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा गतिविधि आधारित सीखना। ये गतिविधि आधारित जब भी आप सीखते हैं तो ये गतिविधि आधारित सीखना, ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग छोटे बच्चों के लिए विशेष तौर से स्वयं करके सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक आप स्वयं नहीं करते हैं तब तक आप सीखने की परिस्थितियों को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। निरीक्षण करके सीख, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, देख कर सीखना, वाटसन ने इस पे बल दिया। परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय टेस्टिंग, प्रयोग द्वारा सीखना, विलियम वुंट ने इस पे बल दिया। विलियम वुंट ने कहा था कि टेस्ट करके आप सीख। सामूहिक विधि द्वारा सीखना, ग्रुप लर्निंग, समूह में सीखना, जैसे सेमिनार है, वाद विवाद है, कार्यशालाएं हैं, ये भी कुछ विधियां हो सकती है जिनके माध्यम से सीखा जा सकता है। इसी प्रकार से मिश्रित विधि द्वारा सीखना, ब्लेंडेड लर्निंग, आजकल एक मिश्रित विधि आई है जिसमें पूर्ण और आंशिक विधि का मिला जुला रूप होता है। यानी जिसमें बच्चा आंशिक के रूप में, पूर्ण के रूप में, यानी ब्लेंडेड के रूप में आजकल इस प्रकार की विधि आई है कि ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है, ऑफलाइन भी। कुछ समय ऑनलाइन सीखे, कुछ समय ऑफलाइन सीखे, ये ब्लेंडेड मोड। कुछ समय पूर्ण पूरे पाठ को पढ़े, कुछ समय आंशिक को पढ़े, कुछ समय अकेले पढ़े, कुछ समय समूह के रूप में, यानी ब्लेंडेड मेथड्स है। उसके बाद है संगठन संबंधी कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले संगठन संबंधी जो कारक है वो हमारी समय सारणी,
समय सारणी उपयुक्त होनी चाहिए, अधिगम तभी अच्छा होगा। इसलिए आपने देखा होगा स्कूलों में जो समय सारणी होती है वो बच्चों की आयु के अनुसार होती है, और वो 2 या 3 पीरियड के बाद छोटा सा ब्रेक होता है, फिर इंटरवल होता है, फिर 2 पीरियड होते हैं, फिर ब्रेक होता है। यानी समय सारणी भी अधिगम को प्रभावित करती है। अध्यापक और छात्र का संबंध, शिक्षक और स्टूडेंट का संबंध भी अधिगम को प्रभावित करता है। जहां अध्यापक छात्र संबंध उचित नहीं है, मित्रतापूर्ण नहीं है, सहयोगी नहीं है, मेंटोर नहीं है, सहयोगकर्ता सुगमकर्ता के रूप में नहीं है, डराने वाला संबंध है, वहां अधिगम नहीं हो। पुरस्कार व दंड, यदि आप पुरस्कार देके, रिवार्ड देके, प्रशंसा करके, अभिप्रेरित सकारात्मक रूप से करके सिखाते हैं तो ज्यादा अच्छा सीखा जा सकता है, लंबे समय से सीखा जा सकता है, बजाय कि दंड देके सिखाना। निर्देशन, गाइडेंस देकर भी, ये गाइडेंस का कारक भी इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि निर्देशन और परामर्श के माध्यम से, अगर निर्देशन और परामर्श बच्चों को नहीं दिया जाता है, अधिगम कम होता है। और लोकतांत्रिक संगठन, यदि संगठन अच्छा नहीं है, विद्यालय लोकतांत्रिक नहीं है, प्रत्येक बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, प्रत्येक बच्चे से अंतःक्रिया नहीं की जा रही है, प्रत्येक बच्चे को वहां पे कुछ भी क्वेश्चन पूछने की स्वतंत्रता नहीं है, शिक्षक एक तानाशाह के रूप में होता है, तो भी अधिगम प्रभावित हो। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक, अधिगम, इसकी अर्थ, विशेषता और को प्रभावित करने वाले जो व्यक्तिगत कारक है, कार्य संबंधी कारक है, शिक्षक संबंधी कारक है, वातावरण संबंधी कारक है, संगठन संबंधी कारक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% निसंदेह आपका एक क्वेश्चन आता है, और इसका सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम अनेकों प्रकार के जो थ्योरीज जो दी गई है उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसलिए आप लगातार डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप के साथ जुड़े रहिए, और आप अपना पूरा का पूरा इस प्रकार से जो एजुकेशन साइकोलॉजी का जो कंटेंट है वो भी आप प्राप्त करते रहिए। थैंक यू।